कि हमारे पिताजी पढ़ते थे जब मैं कॉलेज लगता था। अब मुझे लगता है कि उत्कृष्ट क्रमांक स्कूल जो क्रमांक 2 है, इसको हमको यहाँ से शिफ्ट करके हम उधर ले जा रहे हैं, जहाँ पर 5 हेक्टेयर जमीन आवंटित हो चुकी है और सीएम राइस योजना के तहत उसका निर्माण होगा। 18 करोड़ से लेके 35-40 करोड़ तक जितना भी उस पर खर्चा आएगा, सर्व सुविधा युक्त स्कूल होगा और परिवहन की व्यवस्था भी हम करेंगे। बच्चे को घर से लाना और वापस घर तक छोड़ना, एक निश्चित एरिया तक उसका वो रहेगा। इस प्रकार से एक अच्छा स्कूल शाहजहांपुर को हम करने जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में सबको अवसर मिले। गरीब का बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है और इस धारणा को हम बदलने जा रहे हैं कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल अच्छे होते हैं। इस धारणा को भी हम बदलने जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी हमारा पार्टनर है। बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बेटे को जो परेशानी होती है, इसलिए हम सरकारी स्कूलों को चयनित करके और अच्छे सर्व सुविधा युक्त स्कूलों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका काम प्रारंभ होने वाला है। आर्किटेक्ट तय हो गए हैं, नक्शे बन रहे हैं। जल्दी ही उनका टेंडर प्रक्रिया करके एजेंसी तय कर दी जाएगी और एक बहुत अच्छा स्कूल बनने का काम पूरा होगा। तब ये यहाँ से स्कूल उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तब पूरा ये क्रमांक 1 परिसर पूरा हो जाएगा। तो जो क्रमांक 1 को जो आवश्यकता है, वो भी मैं समझता हूं कि हम भविष्य में पूरी कर लेंगे। यहाँ का भवन भी पुराना है, इसलिए उस पर भी हम आगे जाकर के काम करेंगे, ताकि यहाँ भी एक नया भवन भी हम बना सके। जो हमने नया स्कूल का चयन किया है, उसका हमने नामकरण भी इस देश के जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है एकीकरण में, एकात्मता के लिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम समर्पित कर रहे हैं। नए परिसर के साथ में जो बनेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उसको जाना जाएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों को, जो सैनिक हमारा समर भूमि में सीमाओं पर शहीद हुए ऐसे, या फिर इस देश के महापुरुष जो हमको प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों के नाम से हम सीएम राइस योजना के स्कूलों का नामकरण करने लगातार का काम करेंगे। शाहजहांपुर जिले में हमने जरूर 6 स्कूल तय किए हैं, उनके नाम हमने तय कर लिए हैं। शाहजहांपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। गुलाना का जो स्कूल हमारा, जिसका काम प्रारंभ हो चुका है, सबसे पहले वही बनकर तैयार होगा, क्योंकि उसका पैसा दूसरी योजना का था। बाद में उसको हमने सीएम राइस योजना में जोड़ा है। 25 करोड़ रुपए दूसरी योजना से मिल चुके थे, इससे निर्माण काम चल रहा है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। इसी प्रकार से सुंदरसी में एक हमारा स्कूल बनने जा रहा है, वो भी महाराजा मेहर भोज के नाम से उसको समर्पित कर रहे हैं। अकोदिया में एक स्कूल बनने जा रहा है, जिसको हम महाराणा प्रताप के नाम से समर्पित कर रहे हैं। सुजालपुर में जो स्कूल है, उसका नाम पहले से ही शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको हम मां शारदा के नाम से समर्पित करने जा रहे हैं। एक पोचानेर में एक स्कूल है, उसको राजा भोज के नाम से समर्पित करने जा रहे हैं। हमने महापुरुषों का चयन करके उनके नामों से स्कूल चले, प्रेरणादायी बने, लोग प्रेरित हो, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में उस सारे मॉडल को। क्योंकि 275 स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस साल काम प्रारंभ करने का है और 85 स्कूल ट्राइबल के हैं। ऐसे टोटल दोनों विभागों के मिलाकर 260 स्कूल हमारे बनते हैं। उन सबको भी अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्कूल और सब में परिवहन की सुविधा देने का काम, यानी आगे आने वाले समय में कोई ये नहीं कहेगा कि हमको शिक्षक की कमी है। आगे आने वाले समय में सभी प्रकार की शिक्षा जो भी चल रही है, लेकिन उसके साथ योग, कला, संस्कृति, सब विषय का हम समावेश इसमें करने जा रहे हैं। 8 प्रकार की लैब बनने जा रही है। एक प्रकार से हमारे
सरकारी स्कूल के बेटे बेटियों को ये लगेगा कि सचमुच में हमको ये अधिकार, इस प्रकार की सुविधाओं के साथ पढ़ने का तो आजादी के बाद से ही संविधान ने दे दिया था, लेकिन 75 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा, ये जरूर हमारे बेटे बेटियों को सोचना पड़ेगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव है। 75 वर्ष हमको आजाद हुए हो चुके हैं और यह वर्ष हमारे लिए एक प्रकार से उन महापुरुषों का स्मरण का वर्ष है जिनको अभी तक इतिहास के पन्नों पर जगह नहीं मिली है। उनको विलोपित करने की कोशिश की गई है आजादी के इतिहास में। जब 1857 से भी हम केवल विचार करें, पहले की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन 1857 के बाद की हम विचार करते हैं तो कई महापुरुष जिन्होंने अद्भुत शौर्य किया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ऊंचाई देने में अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाया था। अंग्रेजों ने जिस संग्राम को गदर कहा था, 1907 में उस संग्राम को इस देश में एक ऐसे महापुरुष जिनको एक जीवन में 2 बार आजीवन कारावास देने का काम अंग्रेजों ने किया, ऐसे वीर सावरकर ने पहली बार ये लिखकर बताया कि 1857 का जो संग्राम था ये गदर नहीं, ये स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता समर था, और जिसमें आजादी के दीवानों ने एकता के साथ में उस आंदोलन को प्रारंभ किया था। वो विद्रोह नहीं था, वो क्रांति थी, देश को आजाद कराने की क्रांति थी। और इसलिए हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं उस इतिहास को, तो उस समय चिन्ह था रोटी और कमल। रोटी और कमल ने लिख दी युग के इतिहास कहानी को। रोटी और कमल का संदेश जिस गांव में जाता था वहां क्रांति खड़ी हो जाती थी। और उस समर के बारे में भी कम लिखा गया। उस समर के बारे में जिन लोगों ने बलिदान दिया है, और बलिदान केवल इतना सा नहीं कि लड़ते लड़ते मर गए, लड़ते लड़ते जेल में डाल दिए, लड़ते लड़ते यदि पकड़ लिया गया तो फांसी के फंदे नहीं, फांसी के फंदे पर नहीं, फांसी देने के बाद भी उनके शवों को जंगल में फेंकने का काम किया है भारत के हमारे महापुरुषों को, भारत के उन हमारे पुरखों को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। एक तरफ एक व्यक्ति को 2 बार आजन्म कारावास, और दूसरी तरफ फांसी देने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा उदाहरण केवल मिल सकता है तो भारत पर मिल सकता है, और भारत पर अंग्रेजों का जो अत्याचार था उसके भी उदाहरण नहीं मिल सकते। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे सब, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे टाटा भील हो, चाहे रघुनाथ शाह शंकर शाह हो। रघुनाथ शाह शंकर शाह का तो जब उनको कहा कि आपको फांसी दी जाती है जज ने, उन्होंने कहा फांसी से काम नहीं चलेगा, हमें तोप से उड़ाओ, तोप से उड़ाओ। ये दुनिया का उदाहरण इतना ऊंचाई देने वाला 1857 का संग्राम था। टाटा भील को जबलपुर की जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया और पाताल पानी के वहां जंगल में लाकर के उसके शव को फेंक दिया। भारत की परंपरा में तो दुश्मन के शव को भी सम्मान से देखा जाता है। पाकिस्तान के सैनिक का शव यदि भारत भूमि पर मिलता है तो भारत की सेना वहां देश को सूचना करती है सम्मान से लगे, वो मना कर देते हैं। तब भारत की सेना उनकी परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने का काम भारत की भूमि पर करते हैं। ये हमारे देश की परंपरा है। और उस स्वतंत्रता संग्राम में जितना शौर्य और पराक्रम दिखाया, यदि 1857 का समर नहीं होता तो जिस प्रकार से झूठी कहानी भारत के इतिहास में पढ़ाने की कोशिश की गई, एक पुर्तगाली जो भारत के लिए निकला था, मार्ग भटकने के कारण वो अमेरिका की धरती पर पहुंचे। जो लोग आज अमेरिका की धरती पर निवास करते हैं, उस समय वो लोग उस परंपरा से नहीं थे। 1492 में कोलंबस वहां की धरती पर जाता है, लेकिन उस समय वहां के लोग, जिनको उसने रेड इंडियंस कहा था कोलंबस ने,
वह जाता है, बहुत अच्छी संस्कृति, प्रकृति पूजक, सूर्य के उपासक, ऐसा समाज, विभिन्न प्रकार की विविधता लिए समाज अमेरिका का। वहां पर पुर्तगालियों ने काम करना प्रारंभ किया। 100 साल में उस देश जो 9 करोड़ उस समय आबादी थी 1492 में, 100 साल में उसकी आबादी 9 करोड़ से घटकर 3.25 करोड़ हो जाती है। पुर्तगालियों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया और अपने मतों को बदलने का काम किया। और जिन लोगों ने मत नहीं बदला, वो संख्या थी 5.25 करोड़, उन 5.25 करोड़ लोगों की अमेरिका में हत्या कर दी। ऐसे पुर्तगालियों का इतिहास भारत में गलत ढंग से कि पुर्तगाली कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। दूसरी चीज झूठ और भारत के इतिहासकारों ने जो पिट्ठू थे अंग्रेजों के, दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी उन्हीं ग्रंथों को पढ़ाने का काम किया, उन्हीं लेखकों के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया। भारत में एक आया पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा, 1498 में। समुद्र में वो जहाज उतारता है, जहाज तूफान में फंस जाता, तूफान आता है, सोचता आप बचे या नहीं बचे, मर जाएंगे। उस समय फिर कुछ बचाव दल चलते थे, पनडुब्बियां जैसे आए, सफेद झंडा था, इशारा किया तो समझा कि हाँ मुझे शायद बचाने आए होंगे। बचा करके उसके भी बड़े जहाज से, वास्को डी गामा के भी बड़े जहाज से बांधा गया उसके जहाज को, जो 8 गुना से भी बड़ा था। वो जहाज कहां का था? वो हिंदुस्तान का जहाज था, बचाने वाला हिंदुस्तान के थे। इतिहासकारों ने पढ़ा दिया गया है कि वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की। भारत ने समुद्री मार्ग देखा था, दुनिया में जाते थे। अमेरिका में भी 11वीं शताब्दी में भारत के मूल का एक व्यापारी व्यापार करने जाता है और वहां सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। कोलंबस से 400 साल पहले भारतीय लोग अमेरिका में जा चुके थे, व्यापार करने जाते थे, इसलिए भारत का व्यापार समृद्ध था और भारत की समृद्धि भी सब दुनिया में सबसे अच्छी थी। और इसलिए दुनिया के लुटेरे भारत को लूटने आते थे। बाद में अंग्रेजों के काल में और आक्रमणों के समय जो भारत की स्थिति बिगड़ी तो लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की। भारत तो हमेशा गरीबों का देश रहा है, भारत हमेशा निरक्षरों का देश रहा है। भारत ना निरक्षरों का देश था। भारत में जब अंग्रेज धरती पर आए 1757 में पूर्ण रूप से साम्राज्य उनका स्थापित हो गया, तब भारत की साक्षरता दर 90% थी। और जब वो गए 200 साल बाद इस धरती को छोड़ करके, तब 30% साक्षरता दर छोड़कर गए थे। और मेरी तो यह मान्यता है, जब और पीछे इतिहास को हम पलटने की कोशिश करेंगे तो भारत 100% साक्षर लोगों का देश था। इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था। अज्ञानी लोगों व्यक्ति को, निरक्षर व्यक्ति को कोई गुरु नहीं बना सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए भारत के बारे में गलत धारणा, गलत चीजें सिखाने की कोशिश की गई इतिहासकारों ने। आजादी के समय बड़ा संकट, 75 साल हुए, लेकिन 75 साल तक हम उन मूलभूत तथ्यों को बदलने का किसी ने प्रयास नहीं किया, वास्तविक तथ्यों को पढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमने समझा ही नहीं कि भारत का कभी गौरवशाली इतिहास हो सकता है, भारत की समृद्धि विश्व को प्रभावित करने वाली हो सकती है। गलत गलत तरीके से पढ़ा करके इस देश के लोगों में हीन भावना पैदा करने की कोशिश की। और 2020 जो नई शिक्षा नीति पर जब हम चर्चा करते हैं तो आज नए संदर्भ में, नए भारत के निर्माण में नई पीढ़ी खड़ी हो जाए, आत्मविश्वास के साथ खड़ी हो जाए, हमारा देश दुनिया को फिर से ज्ञान दे सकता है। हम सामर्थ्यवान हो सकते हैं, संपन्न हो सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर भारत
बनाने का संकल्प हमारा हम शिक्षा के माध्यम से कैसा पूरा करेंगे, उस पर पूरे देश भर में काम चल रहा है। इसलिए मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हम जो शिक्षा में बदलाव करने की सदूर चर्चा चल रही है, पहली बार आजादी के बाद में इतनी व्यापक शिक्षा नीति जिसमें 2 करोड़ से भी अधिक लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए थे, उन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति बनी है। सब क्षेत्रों को अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, निमाड़ में पढ़ने वाला बेटा निमाड़ी में पढ़ सकता है, ट्राइबल क्षेत्र में, झाबुआ में, बस्तर में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र है, वहां की जो स्थानीय बोली है उसमें भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। उस प्रकार की तैयारी हमारी चल रही है। और एक और बड़ा काम, हमारी किसी भाषा से दुश्मनी नहीं है। भारत तो विश्व की सब भाषा जानने वाला देश रहा है, लेकिन दुनिया की भाषा जाने, विदेशी भाषा जाने, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत की भाषाएं, तमिल क्यों नहीं सीखना चाहिए, कन्नड़ क्यों नहीं सीखना चाहिए, मलयालम क्यों नहीं सीखना चाहिए, तेलुगु क्यों नहीं सीखना चाहिए, मराठी क्यों नहीं सीखना चाहिए, गुजराती क्यों नहीं सीखना चाहिए, पंजाबी क्यों नहीं सीखना चाहिए? क्या भाषा जोड़ने का आधार नहीं हो सकती है? क्या भाषा तोड़ने का आधार बनेगी? नहीं। मध्य प्रदेश नया प्रयोग करने जा रहा है। हमने 53 स्कूलों का चयन किया है, जिसमें शाजापुर का भी ज्योति नगर वाला एक स्कूल है, PFA स्कूल, ओपन बोर्ड के अधीन करके हमने उसमें नए प्रयोग शुरू कर दिए। हम जितने 53 स्कूलों में देश के अलग अलग राज्यों की भाषाएं, उस पर काम चल रहा है। शिक्षक मिलेंगे, किस भाषा का मिलेगा, क्या मिलेंगे, सब काम चल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि 7-8 भाषाएं देश के अलग अलग प्रांतों में बोली जाने वाली, उनका ज्ञान हमारे विद्यार्थियों को होना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश का विद्यार्थी यदि तमिलनाडु उसको आती है, तमिल में गया तो तमिल के लोगों से तमिल में बात कर सके। तमिल के लोगों को लगेगा कि वाह, हिंदी भाषी लोग मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, तो हिंदी के प्रति स्वाभाविक रूप से उनकी श्रद्धा होगी, हिंदी के प्रति उनका जो विरोध है वो समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को, और क्योंकि मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, और हृदय प्रदेश से तो ज्यादा जवाबदारी बनती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जाएगा जिसमें हम दूसरे प्रांतों की भाषा को ज्ञान के लिए, सिखाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को वहां के स्कूलों से जोड़ने का काम पूरा करेंगे। दूसरा, एक बड़ा उन 53 स्कूलों में, और हम लोगों को लगता है कि भारत के पास विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है। यह भी भ्रांतियां थी, और भ्रांतियां इसलिए भी हो गई कि देश को 70 साल तक, 75 साल तक वही मेकाले 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 जिन्होंने लिख दिया वही सत्य है। इतिहास गलत लिख दिया तो इतिहास उसी को सत्य मान लिया। हमारे बारे में कह दिया कि आपके पास तो कुछ नहीं, आपको तो राज्य करना नहीं आता है, वही हमने मान लिया। हमारे बारे में कह दिया कि आपकी भाषा तो अच्छी नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं है, संस्कृत अच्छी नहीं है, तेलुगु अच्छी नहीं है, कन्नड़ अच्छी नहीं है। हमने सबने वो का वही मान लिया, और इसलिए उसको सबको आत्मविश्वास के साथ में खड़ा करना, और इसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 240 घंटे की हम पूरा पाठ्यक्रम 53 स्कूलों में शुरू करने जा रहे हैं। अभी देश के किसी राज्य में 240 घंटे का पाठ्यक्रम नहीं है। ये शुरुआत हो रही है तो मध्य प्रदेश की धरती से हो रही है। हम चाहेंगे हमारे बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा, विश्व के साथ मुकाबले में खड़ा हो सके हमारा विद्यार्थी। केवल विद्यार्थी नहीं तो देश ऐसे सारे विषयों पर गर्व करने लायक भाषा भी बोलना सीखे। यदि हमारे देश के किसी वैज्ञानिक ने कोई उपलब्धि हासिल की है तो गर्व के साथ में भारत का समाज उसके साथ खड़ा हो। यदि भारत की सेना ने उपलब्धि हासिल की है तो भारत का समाज उसके पीछे खड़ा हो जाए। यदि भारत के किसी खिलाड़ी ने, किसी बच्चे ने
खेल के क्षेत्र में कोई स्थान बनाया है तो समाज को खड़ा होने के साथ में गर्व करने लायक भाषा बोलनी होगी। और इसलिए जब इस देश ने वैक्सीन पर काम चल रहा था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि वैक्सीन बन जाएगा, भारत के लोग कर लेंगे क्या, लेकिन 1 साल से भी कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने, उत्पादन करने वाली कंपनियों ने निर्माण भी करके दिखा दिया। और भारत के जिस तंत्र को, शायद सरकारी तंत्र पर लोगों को विश्वास कम होता है, उसी तंत्र ने 1 साल के अंतर्गत करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम जनता के सहयोग से करके गांव-गांव तक हमने वैक्सीन पहुंचाने का काम किया। क्या ये उपलब्धि नहीं है हमारे वैज्ञानिकों की? क्या हमारे तंत्र की उपलब्धि नहीं है? क्या गर्व के साथ नहीं कहना चाहिए? और हम भीख मांगने के लिए खड़े रहते थे दुनिया के सामने कटोरा लेकर के। 20-20 साल, 25-25 साल बाद कोई महामारी का टीका हमारे देश में आता था। आज भारत के लोगों ने जो किया उस पर जरूर नहीं करेंगे। और इसलिए शिक्षा नीति के द्वारा एक मजबूत भारत की नींव रखने का, और जिस प्रकार का भारत का सम्मान दुनिया में था, जो विश्व गुरु भारत कहलाता था, समृद्धशाली भारत कहलाता था, शक्तिशाली भारत कहलाता था, उस समय भारत शस्त्रों से शक्तिशाली नहीं कहलाता था। भारत अपने त्याग से शक्तिशाली कहलाता था। लेकिन लोगों ने उसको भी गलत अर्थों में कहा कि इनको राज करने की एक इकाई नहीं थी। राज करने की इकाई तो थी है इस देश में। वो बताए, वो यूनान के लोग जहां से सिकंदर इस धरती पर आया था, हमको अच्छी तरह से पता है। सिकंदर जब भारत की धरती पर पिट कर गया, उसकी सेना इस धरती से पराजित होकर गई। उसका सबसे शक्तिशाली सेनापति सेल्यूकस, उसकी लड़की थी सुंदरी उस समय की, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करके अपना जान बचाकर इस धरती पर भगा था। इसलिए ईरान के लोगों से पूछेंगे तो बता देंगे कि भारत के पास राज्य करने की क्षमता थी या सामर्थ्य था या नहीं था। ईसा पूर्व की बातें उस देश के इतिहास को गलत तथ्यों के आधार पर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसको बदलने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, यानी बदलना मतलब सही इतिहास पढ़ाना, सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ाना। आजादी के आंदोलन में जिन महापुरुषों ने भाग लिया है, उन सबको भी, केवल कुछ लोगों को नहीं, उन सबको स्थान मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को उनका ज्ञान होना चाहिए कि हम क्यों आज खुले में आसमान में हवा ले रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं तो किसके कारण है? क्या उन क्रांतिकारियों के कारण नहीं है? क्या उस समय आजादी के आंदोलन में जो भाग लेते थे, बर्बाद हो जाते थे, उनके कारण नहीं है? इन सब चीजों का फिर से विचार करते हुए नए भारत के निर्माण में केवल सरकार ही नहीं तो समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए हमने 2 पक्षों को इस बार हम प्रमुखता से ले रहे हैं। नंबर 1, जो जिस धरती पर पैदा हुआ है, जो जिस गांव में पैदा हुआ है, उस सबको अपने गांव का कर्ज उतारने की जवाबदारी बनाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में अपने अपने गांवों का गौरव दिवस मनाने का अभियान प्रारंभ हो रहा है। हम अपने गांव को, अपने शहर को कैसे अच्छा कर सकते हैं, यानी जनभागीदारी सुनिश्चित करने का अभियान है। और दूसरा काम, ये जो हमारे स्कूल है, जिनमें हम पढ़े हैं, प्राथमिक स्कूल में पढ़े हुए, मिडिल स्कूल में पढ़े हुए, हायर सेकेंडरी में पढ़े हुए, कॉलेज में पढ़े हुए, आज कोई दुनिया के किसी दूसरे देश में होगा, कोई भारत के किसी क्षेत्र में बड़ा अधिकारी होगा, कोई उद्योगपति होगा, भारत के नहीं तो दुनिया के किसी भी कोने कोने में भारत का मूल का व्यक्ति जो गया है यहां से पढ़ाई करके, उसको फिर से अपने उस मिट्टी का स्मरण कराना और स्कूलों से जोड़ने का अभियान भी चला रहे हैं। साथ साथ हमारा विद्यालय, हमारा कोर्स का निर्माण किया जा रहा है, ताकि इस भारत की कल्पना है शिक्षा के बारे में। शिक्षा सरकार का विषय नहीं है। शिक्षा को सरकारीकरण अंग्रेजों ने किया था, और इसलिए हम समाज के साथ जोड़ करके स्कूलों के साथ में, पूर्व छात्रों को जोड़ करके स्कूलों के साथ में, और जनता की भागीदारी तय करते हुए
उनके विचार भी सुनेंगे और आवश्यकता पड़ी संसाधन के लिए तो उनसे आर्थिक मदद देने का भी अपील करेंगे, ताकि वो अपने अपने स्कूलों को कुछ दे सके, उनको परिवर्तन कर सके, क्योंकि उन स्कूल से उनका जीवन निर्माण हुआ है। और इसलिए शिक्षा मनुष्य निर्माण करने का काम करती है, एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का काम करती है। शिक्षा केवल एक्सपर्ट बनाने का काम नहीं है, शिक्षा जीवन मूल्यों का निर्माण करने का काम है, संवेदना निर्माण करने का शिक्षा कहते हैं। इसलिए हमारी मान्यता है कि शिक्षा बाजार नहीं है और शिक्षक रोजगार नहीं है। शिक्षक समर्पण है, शिक्षक त्याग है। श्रेष्ठ मूल्यों को स्थापित करने का काम विद्यार्थियों के बीच में कर सकता है तो एक शिक्षक कर सकता है। और इसलिए शिक्षकों का सम्मान भी वापस लौटाने की चिंता समाज और सरकार को करने की आवश्यकता है। हम उस पर भी काम करते जा रहे हैं। आज इस विद्यालय के इस कार्यक्रम में छोटा सा भूमि पूजन है, लेकिन आप सब लोगों से इतनी सारी चर्चा करने का अवसर मिल गया। मैं विद्यालय परिवार की जो जो अपेक्षा है उन सबको हम प्राथमिकता के साथ में भवन से लेकर अन्य सारी सुविधा भी देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।